जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपकी इस नई क्लास में। आशा करता हूं आप लोग जो है अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की ये क्लास जो है एनसीईआरटी की नई क्लास 9th वाले के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान की क्लासें पढ़ेंगे और डेली जो है आपको एक वीडियो इसके लिए अपलोड होती रहेगी। और इसमें सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में आपको पता है कि 9th में आपको सामाजिक विज्ञान में 4 बुकें पढ़नी होती हैं। एक आपका इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा आपका जो है अर्थशास्त्र और चौथा रहता है आपका राजनीति ना। इन चारों बुकों में से सबसे पहले हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल में अगर हम 9th की बात करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक 9th की भूगोल की बुक है। अगर यहाँ हम इसकी बात करें तो इसमें भूगोल में आपको जैसे सभी चारों बुकों में से आपको अलग अलग तो पढ़ना रहता है। भूगोल में सबसे पहले आपको 4 चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर यहाँ आपका दिया होगा, पहला चैप्टर भारत और भारत आकार व स्थिति, यानी भारत के आकार के बारे में कि भारत कितना बड़ा है और भारत की स्थिति कैसी है, यानी पूरे विश्व स्तर पर आपको भारत की स्थिति देखनी है। दूसरा चैप्टर आपको भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप का मतलब आपको भारत में पहाड़ कैसे हैं, नदियां कैसी हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। भौतिक स्वरूप का मतलब आप मुख्य रूप से पहाड़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर तीसरा चैप्टर इसमें अपवाह दिया होगा, जैसे तीसरा चैप्टर आपका अपवाह है। अपवाह में आप अपवाह से समझें कि नदियों के बारे में आपको पढ़ना है कि भारत में नदियां किस तरह से हैं, कि मतलब नदियों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद चौथा चैप्टर आपका जलवायु है। जलवायु में आपको यानी कि देखो 2 चीजें होता है, जैसे एक मौसम होता है, एक जलवायु होता है ना। गाना एक सुने होंगे कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो आप ये समझिए जैसे मौसम है, मौसम बहुत जल्दी से बदलता है। जैसे सुबह का मौसम कुछ और है, शाम का मौसम कुछ और है ना। सुबह में जैसे मान लीजिए सुबह में आप उठे तो सर्दी पड़ रही है थोड़ा सा, दोपहर में गर्मी पड़ने लगी, शाम में फिर जो है सर्दी पड़ रही है। इस टाइम का जो है मौसम ऐसे ही है। लेकिन जो जलवायु होती है, जैसे आप सुनेंगे राजस्थान की जलवायु गर्म, जो राजस्थान की जलवायु गर्म है। जैसे आप सुने होंगे कि जो जम्मू कश्मीर की जलवायु है वो ठंडी है, यानी कि राजस्थान यानी कि जहाँ रेत वाले क्षेत्र है, रेतीले क्षेत्र है, वहां की जलवायु गर्म, और जहाँ पे आपके जो ठंडे प्रदेश है वहां की जलवायु ठंडी होती है। तो जो आपको जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ना है कि जलवायु का क्या मतलब है, कहाँ भारत में मुख्यतः भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसके बारे में। इसके बाद 5वां चैप्टर आपका जो है प्राकृतिक वनस्पति व वन्य प्राणी है, यानी कि आपको प्राकृतिक जो वनस्पतियां उसके बारे में पढ़ना है और जो वन्य जीव प्राणी हैं उनके बारे में, यानी वनों में पाए जाने वाले जीव के बारे में पढ़ना है। और छठा और लास्ट चैप्टर आपका भूगोल में है जनसंख्या, यानी कि लास्ट वाला जो चैप्टर आपका जनसंख्या है, इसमें भारत की जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना है। देखो ये जो कि चाहे यूपी बोर्ड हो या अन्य एग्जाम जो है, जैसे बिहार की वैकेंसियां हैं कुछ, जैसे टीचर वाली आ गई, तो इन सब में आपका जो है एनसीईआरटी की पूछता है। तो इसमें आप ये समझिए कि हम लोग केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से हट के कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में हम लोग एक लाइन टू लाइन इसको समझेंगे कि इस चीज का क्या मतलब, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग अगर 9 वाली बुक पढ़ रहे हैं तो 8 तक आप पढ़ के आएंगे और ऊपर की जानकारी आपको नहीं है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, एक चीज का मतलब समझेंगे कि इसमें क्या चीजें दी हुई हैं, किस तरह से इसका क्या मतलब है। ठीक, तो हम लोग एकदम नए सिरे से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ध्यान से पहले भूगोल वाली जो बुक है सामाजिक विज्ञान में, भूगोल वाली बुक जो है वो जो जब खत्म हो जाएगी तब हम आगे जो 3 बुकें आपकी उनमें से क्या पढ़ना रहेगा ये हम लोग समझेंगे। ठीक, और बाकी अन्य जो क्लासे जैसे जैसे अन्य क्लासे आते रहेंगे आपको बताया जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है भारत का आकार व स्थिति है। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत जो है प्राचीन संस्कृतियों में से एक, मतलब भारत जो है प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। जैसे बहुत सी संस्कृति सभ्यता के बारे में आप सुनेंगे। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यताओं में से, चाहे वो नील नदी वाली हो, चाहे जो सभ्यताओं उनमें से एक है। तो भारत जो है प्राचीन संस्कृतियों में से एक, यानी कि भारत मतलब कि भारत की कहानी आप जानते हैं वेदों से ही शुरू है और आज तक अभी तक चलती जा रही है। इतने में बहुत से देशों की संस्कृतियां या सभ्यताएं खत्म हुई हैं और जो बहुत से देशों की जो सभ्यताएं फिर नई बनी हैं, लेकिन भारत तब से लेकर आज तक चलता जा रहा है। इसमें मान लीजिए कुछ सुधार हुए हैं। अगर हम पिछले 5 दशकों की बात करें, जैसे इसमें आप ये समझिए कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि मैं इसमें एक चीज आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा। जैसे अगर हम यहाँ से शुरू करें, भारत जो है विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत में, यानी कि एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे
तो सब चीजों का आपको अर्थ समझ में आएगा। जैसे इसमें दिया है कि भारत 5 दशकों में से हर चीज में मतलब उन्नत किया है, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे तकनीक हो, आर्थिक दृष्टि से सब में ये उन्नत किया है। 5 दशक का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। जैसे आप शताब्दी का मतलब जानते हैं, शताब्दी का मतलब 100 साल, शताब्दी का मतलब 100 साल, दशक का मतलब आपका 10 साल होता है। जैसे पहला दशक यानी कि 1 से लेके 10 साल, दूसरा दशक यानी कि 10 से लेके फिर 20 साल, तीसरा या आप समझ लीजिए 11 से लेके 20 साल, तीसरा दशक की बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपका 21 से लेके 30 साल तक, इस तरह से दशक होता है। जैसे पिछला दशक बोल दिया, यह बोल दिया कि पिछले 5 दशकों, इसका मतलब पिछले 50 सालों में। 1 दशक मतलब 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल, और जो है 3 दशक मतलब ऐसे 30 साल, यानी 5 दशक मतलब आपका पिछले 50 सालों में भारत जो है हर मामले में, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, इन सब में जो है उन्नति प्राप्त किया या अद्भुत जो है प्रगति इसमें किया गया है। अगर हम बात करें भारत में, देखो जैसे कि चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। भारत जो है आप जानते हैं भारत के बारे में, भारत एक देश है, यानी कि भारत जो है एक पूरे विश्व में आप जानते हैं भारत की एक अलग पहचान है। तो आज हम अपने देश जो कि भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ेंगे इसके आकार के बारे में, स्थिति के बारे में, कि भारत जो है अगर आप विश्व स्तर पर देखते हैं कि भारत जो है कहाँ पे है, विश्व में कहाँ पे है, और जो है भारत की अपनी स्थिति कितनी है, कहाँ से किसका विस्तार कहाँ से, देखो हर चीज का आप जानते हैं कि आप सुने होंगे देशांतर के बारे में, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इन सब के बारे में आप सुने होंगे। अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें यहाँ देशांतर या अक्षांश की, जैसे आप जानते हैं अगर एक हम ग्लोब ऐसे बनाते हैं कि एक ग्लोब बनाए, तो ग्लोब को अगर हम बीचों बीच ऐसे बांट दें ना, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, ये मान लीजिए एक छोटा सा ग्लोब बनाए हैं। अगर इस ग्लोब को हम पूरे बीचों बीच बांट दें तो यानी कि ये आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया। बीच में बांटने का मतलब एक समझ लीजिए एक इस पे रेखा खींचे, यानी कि इसको दो बराबर भागों में, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हुए हम एक रेखा खींचे हैं। इस रेखा का जो नाम है, इस रेखा का नाम होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। एक तरीके से आप समझिए कि जो ये पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसका जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 अंश अक्षांश भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में सुने होंगे। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से या ग्लोब पर काल्पनिक रूप से 2 रेखाएं खींची जाती है, एक देशांतर रेखा है और एक अक्षांश रेखा है। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो आप ये समझिए, जैसे अगर आप ऐसे ग्लोब बनाते हैं तो जो आपके ऊपर से नीचे जो रेखाएं खींची जाएंगी, यानी कि आप समझिए इस तरह से जो रेखाएं खींची जाती हैं ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर बोलते हैं, और जो आपकी पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, उनको हम अक्षांश बोलते हैं। यानी कि उत्तर से दक्षिण वाली, जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती रेखाएं, इनको हम देशांतर रेखा, और जो पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं रेखाएं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो अब जैसे आपको ये देखना है कि भारत, जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे। आप सुने होंगे कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, 23.5 अंश जो है ये ऊपर उत्तरी अक्षांश है, और जो मकर रेखा का नाम आप सुने होंगे मकर रेखा, मकर रेखा जो है 23.5 अंश जो है ये दक्षिणी अक्षांश पे है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का क्या मतलब है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया, कभी भी आप मैप वगैरह देखे होंगे तो मैप में हमेशा जो उत्तर वाला जो भाग होता है उसको ऊपर दिखाते हैं ना। जैसे मान लीजिए भारत का ये नक्शा है, तो आप जानते हैं हिमालय कहाँ पे है, भारत के किस दिशा में है, तो हिमालय जो है भारत की उत्तर दिशा में है। तो हमेशा मैप में जब भी मैप आप देखेंगे तो हमेशा जो है ऊपर के भाग को उत्तर दिशा से जो है प्रदर्शित करते हैं, या उत्तर जो दिशा होती है उसको हम ऊपर दिखाते हैं, जो दक्षिण दिशा होती है उसको हम नीचे दिखाते हैं। ठीक, उत्तर जो दिशा होती है उसको ऊपर, जो दिशा दक्षिण होती है उसको नीचे दिखाते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करें
तो आप समझिए जैसे आप कहीं भी कॉपी लेके बैठे हैं, कॉपी लेके पढ़ रहे हैं या कहीं भी बैठे हैं, अगर आप मैप बना रहे हैं, आपके दाहिने हाथ, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में दाहिना हाथ शुभ माना जाता है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं दाहिना हाथ शुभ माना जाता है और पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। जैसे मैं बोर्ड की तरफ पढ़ा रहा हूं तो मेरा दाहिना हाथ जो है वो हमेशा शुभ दिशा, मतलब दाहिना हाथ शुभ माना जाता है, ये शुभ दिशा में रहेगा, यानी पूर्व दिशा आपका दाईं ओर रहेगा और पश्चिम दिशा जो रहता है ठीक वो आपका इधर बाईं ओर रहेगा, यानी कि ऊपर आपका उत्तर है, नीचे दक्षिण रहेगा और इधर जो है आपका दाहिने साइड में आपका पूर्व रहेगा और जो है फिर बाएं साइड में पश्चिम हो जाएगा। तो आप इसमें भी समझिए, जैसे अगर देखो ये जब हम इसको आधे भाग में बांटे हैं, यानी कि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि अगर इसको हम गोला समझें तो गोले को आधा जो है ये गोले का आधक हो गया है, तो ऊपरी वाले गोले को, जो ऊपरी वाला आपका गोला रहेगा उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपरी वाले गोले को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, ठीक, उत्तरी गोलार्ध आपको बोलेंगे ऊपर वाले गोले को, और नीचे वाले गोले को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले गोले को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है एक उत्तरी गोलार्ध, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है, यानी जब आप पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे या पृथ्वी का अगर आप ग्लोब पे देखो तो भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी को 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है। नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर गोले का आधा, गोलार्ध मतलब आप समझिए गोले का आधा, तो ऊपर अभी आपको बताया ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, तो यानी कि ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध हम लोग बोलेंगे। अब भारत जो उत्तरी गोलार्ध का देश है। अब यहाँ जैसे आपसे मतलब यहाँ पे अगर हम शुरू से यहाँ पे देखें, देखो पूरे चैप्टर की अगर मैं पहले बात करूं तो पूरे इस जो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी कि भारत आकार व स्थिति वाले चैप्टर में पूरे चैप्टर को, जैसे पहले जो पुरानी बुकें आती थी उसमें कई हेडिंग करके आपको दे देता था कि पहले ये हेडिंग जैसे भारत का आकार हो गया, स्थिति हो गया, जनसंख्या हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हेडिंग करके देता था और आपको उस तरह से पढ़ना होता था। लेकिन एनसीईआरटी की बुकों में मान लो पहला चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें मुख्य रूप से 4 हेडिंगे हैं, चारों हेडिंगों के अंतर्गत ये पूरा चैप्टर खत्म किया है। अगर उसमें से हम देखें तो पहला आपका है भारत, जैसे स्थिति हो गई यानी भारत की स्थिति। दूसरा आपका आकार, स्थिति का मतलब जैसे आपको बताया कि भारत कहाँ पे स्थित है उसकी बात हो गई। फिर भारत का आकार के बारे में, अब आकार देखो, आकार की बात करेंगे जैसे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, आकार में आ जाएगा। अब इसके बाद है भारत के जो है आपके भारत व विश्व, हम भारत की तुलना विश्व से करेंगे, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व की तुलना में, भारत जो है अगर तमाम देश देख लें तो भारत में भारत का स्थान कितना है, यानी भारत अगर देखें कि सबसे बड़ा देश कौन सा, उसमें भारत की स्थिति क्या है सबसे बड़े देशों में। तो ये सब हम भारत और विश्व वाले में पढ़ेंगे। और भारत के पड़ोसी देश, यानी लास्ट हेडिंग जो आपकी रहेगी भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश जितना भी हैं, अब देखो भारत के हो सकता है भारत के कुछ स्थलीय पड़ोसी देश हो जो स्थल साइड में हो सकता है भारत के कुछ जलीय पड़ोसी देश हो जो जल मतलब कि जैसे ये आपका श्रीलंका हो गया, ये समुद्र में स्थित है, यानी कि स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी भारत के कई पड़ोसी देश हो सकता है स्थल वाले हो सकता है जलीय वाले हो, जैसे म्यांमार वगैरह यहाँ पे हो जाता है तो ये जलीय भी हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया तो जलीय हो जाता है। तो हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन, समुद्र वाले हैं या तटीय कौन से हैं और स्थलीय कौन से, इनके बारे में पढ़ना होता है भारत के पड़ोसी देश। अगर सबसे पहले बात करें हम तो सबसे पहला आपका जो हेडिंग रहेगा इसमें सबसे पहला है स्थिति। स्थिति के बारे में एक एक चीज हम अच्छे से समझेंगे। जैसे इसमें है भारत एक विशाल देश है, अगर उस तरह से आप इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि भारत का पूरे विश्व में देशों में कौन सा स्थान है, इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे अभी आपको बताएं कि एक ग्लोब में देखो वास्तव में पृथ्वी पे कोई काल्पनिक रेखा मतलब कोई भी जो आप जो सुनते हैं कि कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया ना, ये सब कोई भी रेखाएं पृथ्वी पे नहीं है। ये हम अपनी स्थिति को समझने के लिए, जैसे आप देखो अपनी स्थिति को समझने के लिए पृथ्वी पे कौन सा स्थान कहाँ है, इसके लिए देशांतर और अक्षांश रेखाएं बनाई है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो है पुलवामा हमले के बाद जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, यानी कि वो ले जाके जो मिसाइल गिराए थे या बम गिराए थे, उसके लिए जैसे कहीं पे गिराना हो, अगर आपको सटीक स्थिति नहीं पता है, आपको गिराना है, जैसे जहां आतंकवादी वहां गिराना था, ले जाके पता चले ले जाके पाकिस्तान के जो राजधानी पे ही गिरा देते, तो यानी पूरा विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाती।
समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर ये समझो, अगर स्थिति आपको नहीं पता रहेगा तो कहीं गिराना कहीं रहेगा, गिर जाएगा कहीं पे। तो अक्षांश और देशांतर जो होता है ये कई रूपों में आपको काम आते हैं। जैसे अक्षांश और देशांतर का उपयोग ये है कि जैसे मिसाइल वगैरह हो गया, या जहाज, आप जानते हो वायुयान, जैसे वाहन चलते हैं तो उनके लिए रोड रहता है, वाहन जो चलते हैं उनके लिए रोड, मतलब आप जानते हैं रोड पे चलते हैं। अब जैसे आपका एक तो जैसे बस हो गया, मोटर बाइक हो गई, ये सब रोड पे चल रहे हैं। रेल गाड़ी के लिए रेल की पटरियां हैं, वायुयान के लिए तो कोई पटरियां नहीं है। तो वायुयान जो होते हैं, यानी जो वायुयान है, तो ऊपर से तो ऐसा कोई है नहीं कि ऊपर रास्ता बना हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है, देशांतर और अक्षांश स्थिति के हिसाब से, जैसे मुझे जाना है मुंबई, अब जैसे मुंबई जाना है, मान लीजिए हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे हैं, तो बिना देशांतर और अक्षांश की स्थिति के आप मुंबई एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मुंबई जा रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस गए हैं ना। तो इसके लिए आपको देशांतर और अक्षांश रेखा के हिसाब से चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो पहले आप इस बात को समझिए कि जैसे यहाँ दो भागों में इसको बांट दिए, पूरे गोले को दो भागों में बांट दिए हैं। अब ये ग्लोब है, ग्लोब का आधा भाग गोलार्ध ना, ग्लोब का आधा भाग क्या कहलाएगा, गोलार्ध। और पूरे ग्लोब में कितने गोलार्ध हैं, दो गोलार्ध हैं, एक ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपरी वाले जितने भी भाग हैं उनको हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित मानेंगे, और भूमध्य रेखा से नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मानेंगे। तो यानी भारत एक उत्तरी गोलार्ध में, मतलब भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को आप समझ पाए कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत यहाँ कहीं पे है। तो ये आपका जो है भारत जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, तो इसलिए आप इसको समझेंगे, जब भी समझेंगे इसको तो इसको आप ऊपर ही मानेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध है। अगर हम उत्तर में भी पूछें, उत्तरी गोलार्ध में उस तरह से हम पूछें, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसे मान लो आप जानते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिए, जैसे दिशा की बात हम करें तो दिशा में ये आपका उत्तर वाला हो जाएगा, ये आपका दक्षिण भाग हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका हो जाता है पश्चिम। अब देखो, अगर आप इधर बात करें कि इधर कौन सी दिशा है, तो जो ऊपर ध्रुव रहते हैं, आप जानते हैं ध्रुव ना, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव वाला नाम पहले लगाते हैं, यानी कि अगर मान लो ये तो उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये बीच में कौन सी दिशा है, तो बीच में जब दिशा की बात करेंगे तो पहले बोलेंगे उत्तर, फिर बोलेंगे पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व है। ऐसे अगर यहाँ पे हम देखें, मान लो कि ये तो पूर्व है, ये दक्षिण है, तो अब मुझे बता दो कि ये कौन सी दिशा होगी, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, यानी इधर वाला भाग हो जाएगा, पहले दक्षिण बोलेंगे फिर पूर्व बोलेंगे, यानी दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पे देखो, ये वाला दक्षिण ध्रुव है और ये पश्चिम है, तो इनके बीच जो आएगा वो दक्षिण पश्चिम, हम इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और इसको मान लो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो इसको हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। समझ में आया यहाँ तक? तो ये आपका उत्तर पूर्व, ये आपका जैसे दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी कि एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। जब भी आप उनके बगल में देखेंगे, यानी चारों दिशाओं के बाद जो अन्य दिशाएं आप देखते हैं उसको आप गोलार्ध के साथ जरूर बोलेंगे। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व, इस तरह से आप इसको बताएंगे। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो भारत जो है उत्तर में तो है, उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन पूर्व में है। यानी कि भारत जो है पूरे विश्व में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में है, यानी उत्तरी, यानी कि यहाँ से देखो, ये तो आपका शून्य अंश अक्षांश हो जाता है, इसके ऊपर वाले भाग को आप उत्तर मानेंगे। तो उत्तर में भी भारत जो है कहाँ पे स्थित है, उत्तर में भी भारत कहाँ पे है, पूर्व में स्थित है। ठीक, इसके बाद मान लीजिए आगे है, देखो अब इसमें आपको जैसे मैं आपको बताया कि सब चीजें आपको अक्षांश पे और देशांतर में, कोई भी देश है उनकी स्थिति हम लोग मैप में या आप समझ लीजिए ग्लोब में किस तरह से देखते हैं, तो हम देशांतर और अक्षांश के हिसाब से देखें। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपका ग्लोब है उस पे दो टाइप की काल्पनिक रेखाएं हैं। दो टाइप की काल्पनिक रेखा का मतलब एक उत्तरी, एक अक्षांश वाला आपका हो जाता है, एक देशांतर वाला हो जाता है। इसके आधार पर जैसे अगर आप थोड़ा सा भी मैथ के बारे में सुने हो, निर्देशांक ज्यामिति वगैरह के बारे में सुने हो, तो किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए, किसी भी स्थान को दिखाने के लिए आपको एक्स वाई अक्ष से और एक्स अक्ष से दोनों से दिखाना पड़ता है। तो एक के माध्यम से आप नहीं दिखा सकते, एक्स अक्ष के माध्यम से ही नहीं दिखा सकते, आपको एक्स अक्ष के माध्यम से भी दिखाना होता है, वाई अक्ष के। वैसे ही अगर किसी देश को दिखाना हो तो केवल आप अक्षांश से नहीं दिखा सकते और केवल आप देशांतर से नहीं दिखा सकते, दोनों से मिला के दिखाएंगे तब आप दिखा सकते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे 0 अंश अक्षांश हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका है ये 0 अंश अक्षांश हो गया। इसके ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए
इसके ऊपर 0 अंश अक्षांश के ऊपर हम देखें, मान लो यहाँ पे ऐसे खींच दिए, तो हम 0 से यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे 5 अंश का मान लो ऐसे कोण बनाए इधर, और इधर भी 5 अंश का ऐसे कोण बना लिए, और यहाँ जहाँ पे काटा और यहाँ जहाँ पे काटा, इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देंगे। तो ये जो रेखा खींच दी है देखो, ये वाली तो जो एकदम बीचों बीच रेखा खींचे थे, ये तो 0 अंश अक्षांश था। अब इसके ऊपर जो खींचे है इसको बोल देंगे 5 अंश अक्षांश। इधर भी पूरे ये पूरा मिला के ये पूरी रेखा हो जाएगा 5 अंश अक्षांश हो जाएगा। अब ऐसे 10 खींचना हो, 20 खींचना हो, 23 खींचना, चाहे जो भी खींचना हो आप ऐसे ऊपर खींच सकते हैं। तो ये खींची गई जो रेखाएं हैं इनको आप जो अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पे पश्चिम दिशा से, आप जानते हैं ना पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमने का मतलब जैसे आप जानते हैं पृथ्वी ऐसे घूमती है, पृथ्वी अगर घूमेगी तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ खींची गई। अब इसके बाद जो है देशांतर की बात करें तो आप जानते हैं एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो पृथ्वी पे जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी दिशा से मतलब उत्तरी ध्रुव से हम क्या करते हैं रेखा को उठाते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे ले आके मिलाते हैं, 1 अंश पे, 2 अंश पे, 3 अंश पे, ऐसे करके ले आके इसको मिलाते हैं। ठीक, इसको मिलाते हैं, ऐसे ले आके इसको पूरा मिलाते हैं। ठीक, तो यानी कि ये अच्छा देशांतर जो देशांतर रेखाएं उनकी संख्या कितनी है, तो देशांतर जो रेखाएं हैं इनकी संख्या आपका जो देशांतर रेखा इनकी संख्या आपका 180 एक बगल का है, 180 दूसरे बगल का, यानी उत्तर में 180 और दक्षिण में 180। और अगर इसकी बात करें तो ये 90 ऊपर रहता है और 90 नीचे रहता है। यानी कि अगर हम लोग जो ये अगर आपके अक्षांश रेखाओं की बात करें तो एक अंश पे आप समझ लीजिए, एक अंश पे जो है एक अंश अक्षांश रेखा 2 पे 2 ऐसे ऊपर जाते टाइम में पूरा हो जाता है 90 और नीचे हो जाता है 90। वैसे तो टोटल बोला जाता है कि टोटल आपकी जो है 90 इधर टोटल 180 है, लेकिन ऊपर वाला जो रहता है एक बिंदु हो जाता है, ऊपर वाला एक बिंदु नीचे वाला भी एक बिंदु, तो ऊपर वाला एक बिंदु नीचे वाला एक बिंदु, यानी कि ये तो बिंदु ये रेखा तो रहते नहीं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है तो एक बिंदु की तरह काम करेंगे, तो रेखा तो रहेंगे नहीं। तो इसमें से मान लो हम 2 घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे तो ये आपका 1 फिर 78 बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक रेखा शून्य अंश वाला तो है, मान लो 1 से शुरू किए थे, 1 से लेके हम 90 तक गए थे, नीचे फिर 1 से लेके 90 गए थे, तो शून्य वाला भी है तो इसमें एक और ऐड कर देंगे। ठीक, तो जो है इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, अक्षांश निकाल लेते हैं। देशांतर वाला आपको बताएं कि एक जो है ग्रीनविच से एक रेखा खींची गई है जिसको हम शून्य लंदन से होके मतलब ग्रीनविच रेखा एक जाती है, देशांतर रेखा जो लंदन से होके जाती है, यानी कि वहां पे माना गया कि लंदन, जैसे अपने यहाँ आप कर्क रेखा के बारे में सुने होंगे कि कर्क रेखा क्या होता है, अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा अपने 8 राज्यों से, वैसे ही लंदन से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे हम जो क्या शून्य अंश देशांतर बोलते हैं। तो यहीं से फिर शून्य अंश देशांतर से जो एकदम बीचों बीच आके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलती है, इसके पूर्व साइड में जैसे इसके पूर्व साइड में पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिम साइड में पश्चिमी देशांतर। तो इससे पूर्व पहला वाला एक अंश, जैसे एक अंश आपका हो जाएगा पूर्वी देशांतर, फिर 2 अंश पूर्वी देशांतर, ऐसे 3 अंश पूर्वी देशांतर और 4 अंश पूर्वी देशांतर। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके बाद अब हम स्थिति देखते हैं भारत की। जैसे भारत इसका मुख्य जो भारत है उसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट से, ध्यान से समझिएगा। जैसे घड़ी देखें आप लोग, घड़ी में क्या होता है, जैसे घड़ी में देखेंगे पूरा घड़ी टोटल घूमेगा कितने पे, पूरा जो घड़ी रहता है वो टोटल कितने में घूमता है। तो ये अगर पूरा हम देखें तो घड़ी एक वृत्त की तरह होता है, तो वृत्त में टोटल कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। तो ये टोटल अंश की अगर हम बात करें तो 360 अंश का कोण बनता है, तो टोटल अंश 360 अंश का। अब इसी में हम बांट लेते हैं मिनट में, वैसे इसमें भी मिनट में बांटा गया है। तो मिनट में जब इसको बांटा गया तो आप ये समझिए कि भारत जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, यानी ध्यान से देखो, जैसे ये मध्य वाला हो गया, देखो ये मध्य वाला हो गया, तो एक अंश जैसे 0 से ऊपर एक अंश होगा, यानी मान लो अगर हम ऐसे एक अंश वाला या 0 अंश वाला भूमध्य रेखा ऐसे मान लो, ऐसे मान लिए, तो इसके ऊपर जो खींचेंगे वो एक अंश वाला रहेगा। अब एक अंश में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट रहेंगे। एक अंश में 60 मिनट, और 60 मिनट लिखने के लिए यहाँ मिनट नहीं लिखते, उसके ऊपर जो है एक ऐसे डैश लगा देते हैं। अब ये एक अंश में हो जाता है 60 मिनट, यानी कि
ये आप समझिए, अगर ये भूमध्य रेखा है और इसको ऊपर 1 अंश 0 अंश से 1 अंश के बीच में कितने मिनट का रहता है कोण, या आप समझ लेंगे कि ये 60 मिनट का कोण होता है। और जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ सेकंड को हम लोग सेकंड में लेके ऐसे डबल डैश करके दिखाते हैं, यानी कि इसको डबल डैश करके, इसको सिंगल डैश करके ऐसे ऊपर लगा के दिखाते हैं। तो आप यहाँ समझिए, जैसे बोल रहा है कि भारत की जो स्थिति है वो, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि भारत की जो स्थिति, मुख्य भाग जो भारत का है वो 8 अंश 4 मिनट से लेके, तो 8 अंश 4 मिनट का मतलब यहाँ देखो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से। अब देखो पहले यहाँ एकदम नीचे जो होगा वो 0 अंश होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका 0 अंश है, तो 0 अंश के बाद 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश 5 अंश ऐसे आएगा, ऐसे 8 अंश आएगा। तो भारत का जो मुख्य भाग है, देखो 2 भाग है भारत में, मुख्य भाग की अगर बात करें तो जो पूरी जमीन वाला भाग है वो आप जानते हैं, भारत के कुछ महाद्वीप भी, कुछ आपके द्वीप भी हैं भारत में, यानी जो आपका इधर बंगाल की खाड़ी में हो गया या अरब सागर में कुछ द्वीप भी हो गए। तो मुख्य भाग का मतलब क्या होता है कि भारत का जो जमीनी वाला पूरा भाग है उसको हम मुख्य भाग बोलते हैं। यानी कि इन महाद्वीपों को अगर छोड़ दें, यानी महाद्वीपों वाले भाग, ये महाद्वीप नहीं, ये जो द्वीपों वाला भाग है इनको छोड़ दें, द्वीपों वाला जो भाग रहता है इनको छोड़ दें, तो जो भारत है वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर ऊपर यहाँ आपका जम्मू कश्मीर में आपका 37 अंश 6 मिनट तक है ये पूरा विस्तार। यानी कि यहाँ से आप देखिए 0 अंश से चालू है, तो 0 अंश 1 अंश 2 अंश ऐसे आपका 8 अंश आएगा। जहां पे 8 अंश आता है वहीं से भारत चालू है। 8 अंश 4 मिनट से भारत चालू है, ऊपर कहां तक है 37 अंश 6 मिनट तक भारत का विस्तार है। यानी कि इसको अब देखो यहाँ पे लिखा ना 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अब यानी कि ये ऊपर देखो ये अक्षांश रेखा तो है, जो यहाँ देखो अक्षांश रेखा खींचने रहेंगे तो ऐसे हम लोग खींचेंगे, यानी पश्चिम से पूर्व खींचेंगे। तो ये 8 अंश 4 मिनट से दक्षिण, मतलब आप उत्तर से लेके, अब इसको देखो आप बोले कि सर यहाँ तो दक्षिण है, आप उत्तर काहे बोल रहे हैं, यहाँ भी आप उत्तर बोल रहे हैं, यहाँ भी उत्तर तो अभी आप बताते हैं यहाँ ऊपर है और नीचे भी उत्तर बता रहे हैं। तो उत्तर का मतलब आप यहाँ से ना उत्तर देखेंगे 0 अंश से, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी उत्तर वाला भाग हो जाता है, और भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग जो दक्षिण वाला भाग, तो ये भी तो 8 अंश 4 मिनट जो है ये उत्तर वाला भाग है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, फिर आपका 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है। अब इसके बाद आ जाइए इधर देखिए, फिर आपका अगर हम देशांतर देखें कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो देखो, भारत का देशांतर विस्तार 68 अंश 7 जो मिनट है पूर्व से, फिर आपका जो है 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब देखो अभी आपको बताए थे कि एक लंदन से एक रेखा में से जो उत्तर से दक्षिण खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं 0 अंश देशांतर, या इसको बोलते हैं कि ये लंदन के ग्रीनविच से होके जाती है। अब देखो इसके पूर्व में फिर हम खींचेंगे 1 अंश 2 अंश 3 अंश ऐसे खींचते जाएंगे। तो भारत की स्थिति कहां से चालू होती है 68 अंश से, 68 अंश 7 मिनट से। अब देखो जैसे मान लो ये 68 वाला रेखा हो गया, ये 68 वाला, फिर इसके बगल में जो है फिर यहाँ पे आपका 69 वाला रेखा हो गया। तो इन दोनों के बीच में फिर हम मिनट में बांट लेंगे, यानी 1 2 3 ऐसे 60 करके बांटेंगे। तो ये यहाँ पे दिया है कि आपका जो 68 अंश 7 मिनट से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 करके बांटेंगे। तो 68 अंश जो है 7 मिनट पूर्व से इधर आपका 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक है। अब यहाँ पे देखो ये एक पूर्व दो, देखो यहाँ तो हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे लिखे क्या 68 अंश 7 मिनट, और यहाँ पूर्व बोल रहे हैं। पूर्व का मतलब हम यहाँ तो पश्चिम वाला भाग है, पूर्व तो इधर है, फिर भी हम इधर भी पूर्व क्यों बोल रहे हैं। पूर्व जो बोल रहे हैं हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो ये भूमध्य, ये आपका जो देशांतर रेखा है या 0 अंश जो देशांतर रेखा है ये यहाँ से है, तो इसके पूर्व में सब स्थित है, यानी कि इसके पूर्व में 1 होगा 2 होगा 3 ऐसे 68 वाला आएगा इसके पूर्व में। अब इसके पूर्व में 68 वाले से लेके और फिर उधर आपका 97 अंश 25 मिनट तक, यानी 68 वाला मान लीजिए यहाँ 68 वाला है, फिर यहाँ 97 वाला है, तो 68 अंश 7 मिनट से लेके फिर 97 अंश 25 मिनट तक ये भारत का जो, अगर आप देशांतरी विस्तार देखें तो 68 अंश 7 मिनट से लेके फिर 97 अंश आपका 25 मिनट तक। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखें आगे, कर्क रेखा 23.5 अंश जो है उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे आपको बताए हैं कि 0 अंश
है उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 अंश वाले अक्षांश को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर की 23.5 अंश ऊपर यानी 1 अंश 2 अंश 3 अंश ऐसे 23.5 अंश ऊपर एक रेखा खींची जाती है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और जो है 23.5 अंश उत्तर में खींची जाने वाली अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण में खींची जाने वाली रेखा को यानी कि यहाँ भूमध्य रेखा में 23.5 अंश पे दक्षिण में जो रेखा खींची जाती है उसको मकर रेखा कहते हैं। सूर्य जो होता है आप सुनते हैं ना, सूर्य जो है कभी उत्तरायण होता है कभी दक्षिणायण होता है, तो सूर्य जो इन्हीं के बीच में रहता है। जैसे आप सुने हैं कि सूर्य जो है सर पे एकदम लंबोत चमकता है, जैसे गर्मियों के दिनों में आप देखते हैं तो आपको एकदम पता चलता है कि सूर्य एकदम सर पे एकदम लंबोत चमक रहा है। और सर्दियों के दिनों में आप देखते हैं कि सूर्य ऐसे लंबोत ना चमक के वो थोड़ा सा हट के ऐसे चमकता है। तो ये क्या होता है कि ये उत्तर और दक्षिण में सूर्य यानी 23.5 अंश से उत्तर से लेके 23.5 अंश दक्षिण तक यानी कि 23.5 अंश उत्तरी हो गया और 23.5 अंश दक्षिणी हो गया, इन्हीं के बीच में सूर्य बार बार लंबवत चमकता है। यानी इनके बीच जो लोग रहते हैं सूर्य जो है साल भर में 2 बार उनके सर से होके जाएगा। या आप समझिए गर्मियों के उनके यहाँ जब गर्मी पड़ेगी तो साल भर में वो जो है उनके सर से होके जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ से अब जो है ये अगर इन दोनों के बीच में जो लोग रहेंगे या जो देश यहाँ पे पड़ेंगे तो इनके ऊपर पे यानी सूर्य लंबवत चमकता हुआ जाएगा। और कर्क रेखा और मकर रेखा से नीचे वाले यानी मकर रेखा से नीचे वाले और कर्क रेखा से ऊपर वाले भाग में जितने भी लोग रहेंगे सूर्य कभी भी चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो उनके सर से होके यानी कि एकदम जो सर के ऊपर से होके नहीं गुजरेगा। ठीक, अब देखो तो कर्क रेखा 23.5 अंश जो मतलब आपका रहता है वो जो आपका भारत देश है उसके उत्तर से होकर गुजरता है और लगभग इसको जो है बराबर भागों में बांटता है। तो जो कर्क रेखा है 23.5 अंश वो भारत से यहाँ पे देखो जैसे ये आपका अगर हम लोग देखें तो ये आपका 8 अंश हो गया, 8 अंश 4 मिनट। यहाँ पे देखें अक्षांश की बात कर रहे हैं, ये तो देशांतर लिखे हैं, इधर भी देशांतर लिखे। देशांतर का मतलब जो ऊपर से आप समझ लीजिए उत्तर से दक्षिण रेखा खींचते हैं इस तरह से, और जो अक्षांश का मतलब है जो पश्चिम से पूर्व खींचते हैं ग्लोब पे उस तरह से। अब यहाँ पे देखो तो ये आपका 8 अंश है, ये आपका 37 अंश है। इसी के मध्य में जो है ये आपका यहाँ से लगभग यहाँ से ऐसे सीधा हम लोग 23.5 अंश लेके जाते हैं लगभग यहाँ से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लगभग भारत को 2 बराबर भागों में होकर बांटती है। ये इसको जैसे हम बोल देंगे कि ये आपका कर्क रेखा है जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो लिखा हूँ देशांतर लिखा हूँ 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके जो है ये गुजरता भारत, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, देखो यहाँ तक हो गया कि 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर आपका मुख्य जो भूभाग है वो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जैसे आपको अभी बताए थे, जैसे ये उत्तर हो गया, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा के पूर्व में उत्तर पूर्व, दक्षिण दिशा के पूर्व में दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखो ये यहाँ से मान लो एक मध्य भूमध्य मतलब इसके लिए पृथ्वी ये भारत के लिए अगर हम देखें तो कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है यानी कि इसके लिए मध्य रेखा हो गया। अब यहाँ से देखिए इसके ऊपर वाले भाग को हम उत्तर मान लें, इसके नीचे वाले भाग को दक्षिण मान लें। तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित। अगर देखो तो भारत 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है। एक इधर देखेंगे, इधर पूरा बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। ये एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे जो हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, और कोई भी महासागर किसी देश के नाम पे नहीं पड़े हैं, लेकिन ये महासागर जो है ये जो है भारत देश के या हिंदुस्तान के नाम पे ये पड़ा है। फिर अगर इसके हम इधर पश्चिम में देखें तो यहाँ पे अरब सागर है। तो भारत तीनों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है। तो जो प्रदेश 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं, जो प्रदेश 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं उनको हम प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं। जो चीजें चारों तरफ से, जैसे कोई भी चीज चारों तरफ से जल से घिरी हो तो उसको हम द्वीप बोलते हैं। यानी कोई भूभाग हो वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो तो उसको हम द्वीप बोल देते हैं। अब यही भाग अगर बहुत बड़े पैमाने पे हो, चारों तरफ से जल से घिरा हो और लेकिन ये भूभाग बहुत बड़ा हो तो उसको महाद्वीप बोल देते हैं। जैसे अगर आपको ये दिख रहा होगा
कि यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आपको, जैसे हम देख लें कि दक्षिण जो है आपका दक्षिण अमेरिका है, तो इसके इधर भी समुद्र है, इसके इधर इस साइड भी समुद्र है, दोनों साइड इसके समुद्र है, लेकिन इसका जो भाग है ये बहुत बड़ा भाग भूभाग है। अब इसको हम महाद्वीप बोलेंगे। जो छोटे भाग रहते हैं उनके, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये छोटे छोटे हैं तो इनको द्वीप बोल देते हैं। यानी चारों तरफ से जल से घिरे रहे लेकिन उनका भूभाग जो रहे वो छोटा रहे तो द्वीप, और चारों तरफ से जल से घिरे रहे लेकिन उनका जो भूभाग रहे वो बहुत बड़ा रहे तो उनको महाद्वीप हम बोल देते हैं, लेकिन चारों तरफ से जल से वो घिरे होने चाहिए। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर अगर हम देखें अरब सागर की तरफ में आपका लक्षद्वीप समूह, यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप समूह है। इधर जो है अगर बंगाल की खाड़ी में हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में स्थित है, हम आपको बता ही दिए कि अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब इसके बाद अगर हम महाद्वीप देख लें तो पूरे भारत में देखो आपको द्वीप बता दिए ना, चारों तरफ से जल से घिरे हो। महाद्वीप भी आपको बताएं कि चारों तरफ से जल से घिरे हो लेकिन भूभाग बहुत बड़ा होना चाहिए। तो उस आधार पर जो महाद्वीपों की संख्या है वो पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। पहला मान लीजिए एशिया, फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। अब देखो द्वीप कितने हैं, अगर उस तरह से पूरे विश्व में देखें तो कई द्वीप हैं, लेकिन अगर हम भारत में देखें तो भारत में कुल छोटे बड़े द्वीपों की संख्या मिला के 1208 द्वीप हैं, जिसमें निर्जन सहित, यानी कुछ द्वीप ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, कुछ द्वीप ऐसे जहां पे कोई रहता ही नहीं, जैसे लक्षद्वीप वगैरह हो गया, यहाँ कुछ द्वीपों पे लोग रहते हैं, कुछ द्वीपों पे नहीं रहते हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया तो कहीं पे, क्योंकि देखो जैसे द्वीप है तो इसका मतलब बहुत छोटा नहीं है, जैसे चारों तरफ जल से घिरा हो और बहुत ज्यादा छोटा हो तो टीले की तरह हो जाएगा। द्वीप का मतलब काफी बड़ा हो, जैसे ये हो, जैसे महाद्वीप का मतलब आप समझिए कि कई हजार किलोमीटर में फैला हो सकता है, लेकिन द्वीप का मतलब है कि हो सकता है 1000 या 1000 से अंदर किलोमीटर में पूरा फैला हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे निर्जन सहित का मतलब है जिसमें लोग रहते भी हों और नहीं भी रहते, टोटल मिला के ये आपका 1208 हो जाता है। अब इधर अगर हम देखें तो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो 2004 की सुनामी में लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ध्यान से समझिए, भारत में सबसे, जैसे यहाँ पे उत्तरी छोर देखें, दक्षिणी छोर देखें, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर था वो आपका, भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर यानी सबसे दक्षिण वाला बिंदु जो था उसको इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं। जो 2004 में एक बार सुनामी आई थी, आप लोग सुने होंगे कि 2004 में सुनामी आई थी, उसमें उस सुनामी में ये पूरा का पूरा जो जलमग्न हो गया। जो इस सुनामी के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो सुनामी आने से पहले क्या होता है कि जो समुद्र का जल होता है वो पीछे बहुत तेजी से भागता है। जब भी सुनामी आता है तो जो समुद्री जल रहता है वो बहुत तेजी से पीछे भागता है। तो जो तटों के लोग थे उनको लगा कि पानी पीछे कहाँ भाग रहा है, तो कितने लोग ऐसे थे जो क्या करते थे कि समुद्र ये देखने के लिए कि पानी कहाँ तक पीछे जाता है उसके पीछे पीछे जाने लगे। और जितने वहां के जंगली जानवर थे, जैसे जंगली जानवर में हाथी वगैरह हो गए, वो सब आप जानते हैं कि जानवर जो होते हैं वो इंसानों से सुनने की क्षमता होती है इंसानों से कई ज्यादा होती है। तो क्या हुआ, जितने जंगली जानवर थे वो भाग के जो स्थल की तरफ भागे, यानी जितने जंगली जानवर थे वो भाग के स्थल की तरफ, और जितने मनुष्य थे वो जल की तरफ भाग रहे थे देखने के लिए कि चलो देखिए थे हम कहाँ तक जाई थे। ठीक, इसके बाद जब पीछे से जो क्या हुआ कि जब वो आपका सुनामी आया तो पीछे से सबको लेके वो डुबा दिया। इसमें कई लोग मारे गए थे, यानी कि कई जंगल जो पूरी तरीके से एकदम उजड़ गए थे, यानी कि पूरी तरीके से किनारे वाला जो भाग था ये पूरी तरीके से इसके मतलब तहस नहस हो चुका था। तो जो आपका ये सुनामी आया था 2004 में, इसमें आपका सबसे जो दक्षिणी बिंदु था भारत का वो भी आपका जलमग्न हो गया था। ठीक, यहां तक आपका, यानी कि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो यहां तक पहली स्थिति व आकार आपका खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम पहली स्थिति जो रहता है वो खत्म हो जाता है, अगली क्लास में हम आकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को
ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बार जो है आपको भी 9 वाले के लिए अगर जो है 2024 की नई शिक्षा नीति लागू होती है तो हो सकता है कि आपको भी बोर्ड पेपर देना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए कि अभी 2024 की नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, अगर होती है तो हो सकता है आपको भी बोर्ड पेपर देना पड़े। इसलिए आप अभी से तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाइए। जय हिंद।